गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर और लाइफ प्रोसेस में हमने जो है न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, फोटोसिंथेसिस पढ़ा और जो है डाइजेशन पढ़ा। उसके बाद सेकंड वाला चैप्टर मतलब सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल देखते कि हम जो है रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस है। इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। किसके द्वारा? थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसके पहले हमने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था। तो डाइजेशन में हमने क्या कहा था? खाना। क्या किया था? खाने को हमने, फूड को हमने लिया था। तो फूड जाके क्या कर रहा है? फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है और ग्लूकोज मेन काम क्या है? ग्लूकोज का एनर्जी देना है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? एनर्जी देना है। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन को कई लोग ऐसे जानते हैं जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस लेना, सांस छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है। सांस लेना, सांस छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग है। क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग है। जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसमें कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। इसको डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं। ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस कहां पर जा रही है? लंग्स में। लंग्स से कहां पर जा रही है? ब्लड में। और ब्लड से कहां जा रही है? सेल में। ठीक है, ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन गैस ली। ऑक्सीजन कहां जा रही है? लंग्स में। लंग्स से कहां जा रही है? ब्लड में। और ब्लड से कहां जा रही है? सेल में। अब हमने जो खाना खाया था वो भी कहां पर है? सेल में। तो यहां पर सेल में कौन मिलेगा आपको? ग्लूकोज। सेल में कौन मिलेगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन जा रही है। कहां आ गई ऑक्सीजन? सेल में। अब सेल में ऑक्सीजन आ गई और सेल में क्या है? ग्लूकोज भी है। तो ऑक्सीजन की नेचर क्या है? किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन जहां भी प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। तो ये जो ग्लूकोज, ये जो ऑक्सीजन है, ये कहां पर आ गई है? सेल में। अब सेल में आ गई है तो सेल में पहले से कौन प्रेजेंट है? ग्लूकोज। कौन प्रेजेंट है? ग्लूकोज। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का क्या करेगी? ऑक्सीडेशन। क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी, या हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन करेगी। और ऑक्सीडेशन जब होता है, ब्रेक डाउन जब होता है, तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान रखेंगे हम इसको। कैसे ध्यान रखेंगे? ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है? CO2 प्लस H2O बनता है प्लस एनर्जी
रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मेन प्रोसेस आपको ये ध्यान रखनी है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और CO2 प्लस H2O बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है। हम रेस्पिरेशन में कौन सी गैस ले रहे हैं, हम ब्रीदिंग में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस काम आ रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, CO2, तो ये जो CO2 है ये गैस हम छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देखेंगे। ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और CO2 प्लस H2O बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और रेस्पिरेशन एक कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, ग्लूकोज, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस कैसी थी, रिडक्शन, ये कौन सी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन होता कहाँ है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहां पर होता है। हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पहले भी रेस्पिरेशन होता है, कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे, पहले जो हम बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा, एनारोबिक। दूसरा कौन सा, एरोबिक एंड anaerobic respiration. There are 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. अब इसमें क्या है, ये aerobic respiration में क्या होता है, ये होता है in the presence of oxygen, ठीक है। ये जो aerobic respiration होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें जो होगा क्या होगा, दूसरा, इसमें जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है या उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें क्या होगी, मोर एनर्जी रिलीज होती है। और मोर एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 36 से 38 ATP इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। और एनर्जी कितनी बन रही है, 36 से 38 एटीपी बन रही है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज होता है तो इसमें कौन कौन बनता है, अलग से पॉइंट लिखने के बजाय मैं यही लिख रहा हूं, CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस H2O बनता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट हो तो भी ठीक है, नहीं प्रेजेंट हो तो भी ठीक है। इसके कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो एनएरोबिक, एन का मतलब एब्सेंट है ना, तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो पाएगा क्या, नहीं भाई, ऑक्सीजन ही नहीं है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो पाएगा। तो ये जो यहां पर होता है ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। और जब ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, यीस्ट, यीस्ट में तो क्या बनता है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एथेनॉल एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनती है। और यही जब मसल सेल में होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ध्यान रखेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। पार्शियली ब्रेकडाउन होगा तो CO2 H2O नहीं बनेगा, क्या बनेगा। अब ये अगर पार्शियली ब्रेकडाउन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल बनेगा प्लस CO2 बनेगी प्लस एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ईस्ट में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, मसल्स में, किसमें हो रहा है, मसल्स में, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। पार्शियली ब्रेकडाउन किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। और पार्शियली अगर ब्रेकडाउन होगा तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज। और लेस एनर्जी लगभग कितनी होती है, लगभग 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। कितनी ATP, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा ये कहां पर होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस है, दोनों का अंतर ध्यान रखना जरूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, किसके प्रेजेंस, ऑक्सीडेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन से क्या होती है, रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है,
दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब जहां पर ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट है, जहां पर एयर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और जहां भी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बनेगा। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कोई चीज कम देर तक जलेगी और कोई चीज ज्यादा देर तक जलेगी, तो कहां पर एनर्जी ज्यादा बनेगी? जो चीज ज्यादा देर तक जलेगी वहां पर एनर्जी ज्यादा बनेगी। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब ये ज्यादा देर तक जल रही है, ज्यादा देर तक बर्न हो रही है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी बनती है। और कितनी एनर्जी बनती है? 36 से 38 एटीपी के आसपास इसमें बनती है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी तुलना हम एनारोबिक रेस्पिरेशन से करें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पूरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसा होगा? पार्शियली ब्रेकडाउन होगा। कैसा ब्रेकडाउन होगा? पार्शियली, मतलब पूरा नहीं टूट पाएगा। अब पूरा नहीं टूटेगा तो CO2 प्लस H2O नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। और अगर ये यीस्ट में हो रहा है, ठीक है, यीस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और पार्शियल ब्रेकडाउन से कम एनर्जी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कम एनर्जी कितनी बनेगी? लगभग 2 ATP एनर्जी बनती है। और ये जो रेस्पिरेशन है ये किसमें कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। अब हमने पढ़ा है ATP। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो ATP जो है ये क्या है? बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ATP क्या है? बॉडी की एनर्जी करेंसी है। मतलब जैसे हम मार्केट में जाएंगे तो करेंसी कौन सी है? रुपीज। करेंसी कौन सी है? रुपीज। हमें क्या देना पड़ेगा? रुपीज देना पड़ेगा, तब जाके हमारे काम कंप्लीट होंगे। ऐसे ही बॉडी में जो एनर्जी फॉर्म होगी वो एनर्जी फॉर्म किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में। जब बॉडी में जो है ये करेंसी किस फॉर्म में है? ATP की फॉर्म में। तो बॉडी में जो एनर्जी जिस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी काम आ रही है वो किसकी फॉर्म में आएगी? ATP की फॉर्म में। ATP का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, यह है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ये बनेगा पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। और ये पायरुवेट होता है 3 कार्बन वाला। ये जो रिएक्शन होती है ये कहां पर होती है? इसको एक बार दोबारा सही से लिख लेते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट, ये पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है कहां पे होगी? ये इन साइटोप्लाज्म में। तो देखो ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज हो रहा है तो यहां पर इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, किसमें चेंज होता है? पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट ये रिएक्शन सबके लिए सेम है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है।
तो एनारोबिक में तो यहां से होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, ये पायरुवेट, अगर अब इसको यहां से ऑक्सीजन नहीं मिली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसको यहां से ऑक्सीजन नहीं मिली, जो कि किसमें होता है, यीस्ट, अगर इसको यहां से ऑक्सीजन नहीं मिली जो कि किसमें होता है, यीस्ट में, किसमें होगा, यीस्ट में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एथेनॉल, कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इस पायरुवेट को अगर यहां से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, इस पायरुवेट को अगर यहां से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इस पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। एथेनॉल 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, प्लस क्या बनती है, CO2 प्लस क्या बनती है, एनर्जी। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये, बिल्कुल भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये होगा, मान लो बिल्कुल कम ऑक्सीजन मिली, ठीक है, लेस ऑक्सीजन, और ये कहां पर होता है, मसल सेल्स में, कहां पर होता है, मसल सेल्स में। अगर इसको कम ऑक्सीजन मिली तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, किसमें चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। और एक और है, अगर इसको एनर्जी मिल गई, सॉरी, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई, प्रेजेंस ऑफ अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो क्या होगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो देखो क्या होगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की जो शुरुआत होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ही होती है, ठीक है। ग्लूकोज, और ये जो होता है ये हमारा होता है माइटोक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलो। आप ध्यान से देखेंगे, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसमें चेंज होता है, पायरुवेट में। पायरुवेट कितने कार्बन वाला आता है, 3 कार्बन वाला। पायरुवेट कितने कार्बन वाला आता है, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वो बाद की बात है, वो नहीं पूछेगा आपसे। अब ये पायरुवेट को यहाँ से अगर 3 कंडीशन है, पायरुवेट तो बन गया है, ठीक है। अब पायरुवेट के साथ 3 कंडीशन है। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये बना लेता है एथेनॉल। किसमें बनाएगा, यीस्ट में। यीस्ट में पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये किस में बना लेगा, एथेनॉल में, प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी। यही पायरुवेट अगर मसल्स में हुआ और उसको कम एनर्जी मिली, बहुत लेस एनर्जी मिली, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। और ये पायरुवेट को अगर मान लो ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आगे चल के CO2 प्लस H2O में प्लस एनर्जी मिल जाएगी। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार फिर से देखो, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये एथेनॉल में चेंज हो जाता है, प्लस कौन बनती है, CO2 प्लस एनर्जी। और ये प्रोसेस किसमें होती है, ईस्ट में। अब ध्यान रखना, ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल प्लस CO2। ध्यान रखेंगे,
यीस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। मसल सेल में अनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? तो मसल सेल में जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पायरुवेट जब आगे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है। इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो इस CO2 प्लस H2O में चेंज हो टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये तो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा C6H12O6, ठीक है। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? यीस्ट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और C6H12O6। ग्लूकोज है लेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेस ऑफ ऑक्सीजन या लेस प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनेगा। और यह है फर्स्ट एंड यह है सेकंड। और ये जो होगा आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों की रिएक्शन आपके पास है। एरोबिक में ऊपर CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बनेगी। एनारोबिक में दो कंडीशन में है, ईस्ट में होगा तो ये एथेनॉल बनेगा, मसल्स में हुआ तो लैक्टिक एसिड बनेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मसल्स क्रैम्प, ठीक है। मसल्स क्रैम्प क्या है और ये क्यों होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम ज्यादा काम करते हैं, जब भी हम ज्यादा काम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ज्यादा काम या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद में हमारे हाथ पैरों में मसल्स में पेन होता है। ये क्यों होता है? ठीक है। तो जब भी हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा काम करने के बाद हमारे पास क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्या होती है? ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे क्या है? ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑक्सीजन क्या है? पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए आप लोग को पता होगा जब भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं तो क्या होता है? काम करते हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा रेस्पिरेशन होता है। ज्यादा रेस्पिरेशन होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी।
तो ज्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, काम करते हैं, दौड़ते एक्सरसाइज करते के बाद हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। तो प्रश्न यह है कि एक्सरसाइज के बाद, काम करने के बाद जो है हाथ पैरों में दर्द, मसल्स क्रैम्प क्यों होते हैं? तो जब भी हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो मसल्स क्या करती है, मसल्स क्या करना स्टार्ट कर देती है, मसल्स करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मसल्स क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है तो इससे मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये जो है टर्म ध्यान रखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ, मसल्स में जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड के मसल्स में जमा होने के कारण ही हमारी मसल्स क्या होती है, पेन करती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प। क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प बोलते हैं। तो मसल्स क्रैम्प का रीजन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल्स क्रैम्प का रीजन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा नीड होती है। ठीक है, तो एनर्जी की ज्यादा नीड होगी तो रेस्पिरेशन भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। रेस्पिरेशन ज्यादा जल्दी होगा तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन जितनी होती है जरूरत, उतनी मात्रा में वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मसल्स क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। और मसल्स में जैसे ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, मसल्स में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। और यही लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प का कारण होता है। तो ये हमने जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है। इसके बारे में हम रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो या कोई और भी चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और YouTube चैनल का जो बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, इससे जब भी कोई वीडियो जारी होगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।